हाँ, तो आज का वीडियो होगा गुप्त साम्राज्य पर, गुप्त एम्पायर पर। पूरी बात सुनना कि आपके बहुत सारे सिलेबस इसमें डिलीट हो गया है, लेकिन जो ये 3 वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो अपन बना चुके और पहला वीडियो महाजनपद का था, वो आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी आपके अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स में 2 वीडियो अपलोड कर चुके अपन, और आज का वीडियो लास्ट वीडियो होगा और चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्त। ठीक है, तो ये गुप्त जो साम्राज्य अपन आज पढ़ने वाले हैं, इसके भी 4-5 राजा हुए। ठीक है, उनको अपन आराम से इजीली अलग अलग पढ़ेंगे। और इस एम्पायर को पढ़ने के लिए, इस साम्राज्य को पढ़ने के लिए मैंने बहुत ही टॉप लेवल का एक ही क्वेश्चन बनाया आपके लिए। पूरी बात सुनना, ये जो एक क्वेश्चन बनाया है, इसी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी को अगर आपने पढ़ लिया तो 2 मार्क्स का आ जाएगा, 3 का, 4 का, 5 लेवल तक का पूरा क्वेश्चन है। इसमें इंक्लूड सारी बातें जोड़ दी है, बिल्कुल एक एक राजा को एक्सप्लेन किया है, एक एक किंग को अलग अलग मैंने डिफाइन किया है, और जितने 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इसमें इंक्लूड है। इसलिए अब देखो, अब राजा कौन कौन से हुए, तो सबसे पहला राजा हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट। पूरी बात सुनना। उसके बाद में हुआ समुद्रगुप्त। पूरी बात सुनना। इस देखो, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य डायनेस्टी का था, ध्यान रखना। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है, मतलब गुप्त लास्ट में लगा हुआ है, हालांकि गुप्त उसके भी लगा हुआ है, लेकिन ये चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, और तीसरा हो गया अपने चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चौथा राजा अपने हो जाएगा कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। ठीक है, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। और लास्ट है आपका स्कंदगुप्त। ये 5 राजा हुए इस पूरे गुप्त एम्पायर में, गुप्त साम्राज्य में। पूरी बात समझ गए। एक एक को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपन। पहले वो क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, पूरे 5 नंबर तैयार कर देगा। हो सकता है गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन आ जाए तो आपके 5 में से 5 नंबर। ठीक है, ओके। हाँ, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ये है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता गुप्त एम्पायर से, गुप्त साम्राज्य से। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन करते हुए इस काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर एक लेख लिखिए। डिस्क्राइब द मेजर रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। पहले सीधे राजाओं के नाम या सम्राटों के नाम या रूलर्स के नाम या शासकों के नाम नहीं लिखेंगे अपन। पहले 2-3 लाइन मैंने कही थी, हमेशा आंसर को एक अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए 2-3 लाइन उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद में राजाओं पर आएंगे। तो पहले मैंने बात लिखी है कि ये जो गुप्त वंश है वो आया कब, तो गुप्त वंश 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया, मतलब 275 ईस्वी के अंदर ये आया। गुप्त डायनेस्टी केम इनटू पावर इन 275 AD। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। फिर इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो श्रीगुप्त को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब देखो, मैंने एक बात बताई थी, अपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, मौर्य एम्पायर पढ़ा था, मौर्य डायनेस्टी पढ़ी थी, और उसका जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे ही इस वंश का, इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है या संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त के बाद में आया घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच गुप्त शासक हुआ और इसकी उपाधि थी महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी बातें पूछी जाती है वो सारी बातें इसमें इंक्लूड है। मैं कहता हूँ नौकरी लग जाती है अगर इन खास खास टॉपिकों पढ़ लिया जाए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है कि महाराज की उपाधि किसने धारण की थी, जो महाराज का टाइटल था वो किसने अडॉप्ट किया था, किसने लिया था। तो श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। आफ्टर श्रीगुप्त घटोत्कच बिकेम गुप्त रूलर, हिज टाइटल वॉज महाराजा या महाराज। तो महाराज की उपाधि, महाराजा नहीं है, महाराज ही है, इंग्लिश में स्पेलिंग वैसी है, इसलिए महाराज की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। ठीक है, ये कुछ बातें हो गई बेसिक सी। अब अपन बात करते हैं जो गुप्त साम्राज्य था उसका पहला राजा कौन हुआ। देखो, फाउंडर थे, फाउंडर के बारे में ज़्यादा कोई खास बातें उनकी नहीं है। तो फर्स्ट राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका कार्यकाल यानी कि टाइम पीरियड रहा 320 से 355 ईस्वी, यानी कि ये लगभग रहा आपके 30, 40, 50, 35 साल, 35 ईयर। चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 से लेकर 355, टाइम पीरियड जरूर याद रखना। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या खास बातें हो सकती थी, वेरी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। देखो, यहीं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, ये रहा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से आएगा, पक्की बात है। ठीक है, अगर आता है तो। लेकिन पहले इसके बारे में पहले पॉइंट समझाता हूँ कि घटोत्कच के बाद में उसका पुत्र, ध्यान रखना, देखो श्रीगुप्त ने स्थापना करी, उसके बाद में घटोत्कच बना, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि घटोत्कच का बेटा था।
श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट बना, ये शासक बना। और इसने देखो, इसके पिताजी ने यानी घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण करी थी, इसने महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। तो इसने महाराज या महाराजा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, हिंदी वाले महाराजा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी, क्योंकि ये तो महाराजा थे, ये महाराजा धीराज, ठीक है, उनसे भी ऊपर महाराजा धीराज की पदवी धारण की या उपाधि धारण करी। यानी कि आफ्टर घटोत्कच हिज सन चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकेम ए गुप्त रूलर, ही अटेन्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इसके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में, ध्यान से समझना, एक संवत चलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, एक संवत चलाया था जिसे जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया है कि गुप्त संवत किसने चलाया था और कब चलाया था। 319 एडी में, ध्यान रखना, 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या चलाया था, एक संवत चलाया था जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इन 1319 एडी चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड एन एरा विच इज फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्त एरा या फिर गुप्त संवत। एक ही बात है, इसको आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट गुप्त एरा या गुप्त संवत एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, सेकंड है समुद्रगुप्त। इसके बाद में कौन आया, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 335 से लेके 355 से लेके, सॉरी ये 55 था ना, यहाँ 55 कर लेना, हाँ, 355 से लेके 380 तक का टाइम पीरियड समुद्रगुप्त का है। 355 एडी से 380 एडी, यानी कि लगभग 25 साल के समथिंग ये राजा रहे। इनका एक आदर्श था, मैं वही पॉइंट लगाऊंगा जो वाकई इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत बड़ा आप समुद्रगुप्त के बारे में ले आप 8-10 पन्ने भर दो, लेकिन सिलेक्टेड चीजें लिखी जाती है। अब समुद्रगुप्त के बारे में पहली बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनका एक आदर्श था। आदर्श का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे आपका एक आदर्श होता है, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो, बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे, तो आपका ये आदर्श है, आपके खुद का एक कहते हैं ना कि आइडल्स है, समझ पा रहे हो। ऐसा मान लो कि आपका खुद का आदर्श ये है कि आपको ये फिक्स कर रखा है आपने कि मुझे 90% प्लस बनाना है, बस इससे नीचे मैं किसी भी क्लास में नहीं लाना चाहता। वो ही इनका एक आदर्श है, दिग्विजय। एक तो दिग्विजय था और एक था एकीकरण। दिग्विजय का मतलब कभी नहीं हारना, हमेशा जीत प्राप्त करना। एकीकरण का मतलब जैसे कोई भी साम्राज्य, कोई भी क्षेत्र इसने जीत लिया तो उसको अपने साम्राज्य में, अपने एम्पायर में मिला लेना, एकीकरण कहलाता है। यानी कि समुद्रगुप्त आइडल्स वर कॉन्क्वेरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है कि उसके दरबारी कवि हरिसेन ने, देखो हमेशा इनके कोर्ट में या इनके दरबारी जो होते थे उनका भी नाम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि समुद्रगुप्त की जो सैनिक है, यानी कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिशंस है, यानी कि जो सैनिक सफलताएं हैं, उसका किस अभिलेख में, किस प्रस्तुति में उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। ध्यान रखना ये किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हिज कोर्ट पोइट हरिसेन हैड डिस्क्राइब अबाउट हिज विक्ट्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं रिकॉर्ड्स को, अभिलेख, रिकॉर्ड्स ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर बात लिखी हुई है कि इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त के युद्ध नहीं हारने की इंफॉर्मेशन या जानकारी कहाँ मिलती है, तो समुद्रगुप्त, सॉरी, एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति, ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल चुका हूं मैं। फिर समुद्रगुप्त के पास में एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। देखो इसके साथ में उस टाइम पर नौसेना यानी कि नेवी का होना बहुत बड़ी बात है। इनके पास में नौसेना थी, नेवी थी, इसलिए अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं वो डरते थे अलग, क्योंकि जिसके पास नेवी है वो समुद्र को पार कर सकता है, और समुद्र को या सी को पार करना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। तो समुद्रगुप्त पोसेस्ड ए वेरी पावरफुल नेवी। बस खास खास पॉइंट लिखना है। एक बात और बता दूं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ, एक छोटी सी बात बताऊं, आपको नहीं पता होगा अश्वमेध यज्ञ कहते किसे, ठीक है। बुक पढ़ने से बहुत सारी बातें हिस्ट्री में समझ में नहीं आती, उनके वर्ड का मीनिंग समझना बेहद ज़रूरी है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है
पहले के राजा जो पावरफुल राजा होता था, हर कोई तो अश्वमेध यज्ञ करा नहीं सकता। अश्वमेध यज्ञ के अंदर क्या होता था कि एक खुद राजा एक घोड़ा छोड़ता था। सुनना पूरी बात को, कि राजा के पास घोड़ा होता था, वो अब घोड़े तो होते ही, तो वो एक घोड़ा छोड़ता था। घोड़ा छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब उस घोड़े को ये कह के छोड़ा जाता था कि ये घोड़ा जहां तक जाएगा उतना क्षेत्र या उतना एरिया मेरा होगा। किसका? राजा का। जैसे कि वो कहीं से भी छोड़ सकता है, ये हो रहा है, जैसे ये राजा का बाउंड्री है, वो बाउंड्री से छोड़ सकता है, उस बाउंड्री छोड़ दिया। अब आगे वाले जो नेक्स्ट कोई राजा का, जहाँ पर ऐसा मान लो कि जैसे आमेर का एक राजा है, ठीक है, आमेर के राजा वो सिर्फ आमेर में है, लेकिन ऐसा मान लो कि वो अपन जयपुर के पास में एक बात कर लेते हैं, कोई जोधपुर की बात कर लो। अब आमेर के राजा ने जोधपुर के राजा के क्षेत्र में घोड़ा दौड़ा दिया कि ये जहां तक जाएगा वो क्षेत्र मेरा होगा। तो सीधी सी बात है, एक पावरफुल राजा इतनी बड़ी हिम्मत कर ली, क्योंकि सीधी सी बात है, जो घोड़ा वहां तक जाएगा वो क्षेत्र ये ले लेगा। तो जोधपुर का राजा क्या करेगा? प्रेशर देगा, लड़ाई होगी दोनों के बीच में, तो फिर लड़ाई करके जो जीतेगा उतना क्षेत्र फिर और हो जाएगा, वरना नहीं होगा। वरना हो सकता है इसका वापस चला जाए। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब एक घोड़ा छोड़ा जाता था। तो इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और इस बात की जानकारी देखो, उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध पराक्रम कैन बी सीन इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स, उनके सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है। अगला, वह संगीत में निपुण था। ही एक्सीलेंट इन म्यूजिक, यानी कि इसको अच्छा खासा संगीत का नॉलेज था। इसकी कैसे जानकारी मिलती है कि उसके एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई, मतलब एक कॉइन पर उसकी ऐसी इमेज बनाई हुई है जिसके ऊपर फोटो खींच लगाई हुई है, जिसके ऊपर वो आकृति वीणा बजाते हुए आकृति मिली है। ही एक्सीलेंट इन म्यूजिक, हिज इमेज ऑफ प्लेइंग वीणा हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन ए कॉइन, उसके एक सिक्के पे वीणा बजाती हुई फोटो है। और वह विष्णु का भक्त था। हालांकि वो विष्णु का भक्त था, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करता था, सम्मान नहीं करता था, परंतु दूसरे धर्मों की भी समान रूप से वो रेस्पेक्ट या आदर करता था। ही वॉज अ डिवोट ऑफ लॉर्ड विष्णु बट हैड इक्वल रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी समुद्रगुप्त की, सारी मैंने लिखवा दी। ये गारंटी है कि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बस इनको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करो, ऐसे कैसे पॉइंट आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट राजा है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने कहा था ना कि वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, सेकंड भी आ सकता था, ये सेकंड है। 380 से लेकर 412 तक का टाइम पीरियड है इनका। ठीक है, और इसके कुछ बारे में बात अपन करते हैं। तो समुद्रगुप्त जो 2 नंबर का राजा था, उसी का बेटा है ये भी। ठीक है, ऐसे लगभग ये ऑलमोस्ट बेटे से बेटे हैं, मतलब अपने पिता से फिर बेटा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था, पुत्र था, और इसका एक्चुअल में नाम देवराज या फिर देवगुप्त। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी हिंदी में समझे, हमेशा हिंदी में पढ़ समझने से क्या है, स्टोरी दिमाग में फिट हो जाती है। तो हिंदी इंग्लिश सेम ही, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन आप समझो हिंदी के साथ साथ, इजीली याद होते हैं उससे। ठीक है, जो देखो होता है क्या कि जो नॉर्मल अपनी बोलचाल की लैंग्वेज होती है ना, उसमें कोई बातें जल्दी समझ में आती है। जैसे अपन न्यूज़पेपर हिंदी वाला पढ़ते हैं तो कितना इजीली याद हो जाता है, वही आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना हिंदी वाला होता है। इसलिए हिंदी वाली बात को जल्दी से आप इसकी मत क्या करो, इसको साथ में समझा करो। देवराज और देवगुप्त मिलता है। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हाँ देख लो, चंद्रगुप्त सेकंड वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। ही हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड देवराज एंड देवगुप्त। ठीक है, दोनों नाम उसी के थे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में कि देवराज और देवगुप्त किसका नाम था या किस राजा के नाम थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के थे। फिर है चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात, ये मालवा एमपी के अंदर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो कंकर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात, यानी कि पश्चिमी मालवा और गुजरात तो समझते ही हो, इनको जीता था, याद रह जाएगा। और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उज्जैन भी आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अंदर पड़ता है। ही मेड उज्जैन इज कैपिटल, क्योंकि देखो ये मालवा उज्जैन के अंदर, सॉरी वो एमपी के अंदर पड़ता है, तो एमपी के अंदर ही उज्जैन पड़ता है, उज्जैन को इसने अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, गुजरात और एमपी दोनों को जीत लिया। फिर शक, देखो शक एक जाति है, शक और नीचे पढ़ेंगे अभी हूण। शक और हूण 2 कुख्यात जातियां थी जो एक तरीके से चोरी डकैती लूट मार इस तरीके का काम करती थी। तो शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्योंकि शक और हूणों को हराना बहुत मुश्किल काम था।
क्योंकि ये एक तरीके से चोर लुटेरे थे, तो इनको हराना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इनको हराया, तो हराए तो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि या टाइटल धारण की, उपाधि धारण की। आफ्टर ट्रेनिंग विक्ट्री ऑन शक्स ही अडोन्ड या अडोप्टेड लिख सकते हो द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और नेक्स्ट अब राजा आ जाता है नंबर 4 कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। 414 से लेकर 455 इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि यहाँ 12 के बाद में 13 क्यों नहीं आया, है ना, मुझे पता है। तो देखो बहुत सारी जगह ऐसी आएगी, हिस्ट्री आप अभी तो बहुत कम लेवल की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पर बीच में काफ़ी सारी सन या ईयर स्किप रहेंगे। उन वो स्किप क्यों रहते हैं कि वहाँ पर कोई छोटा मोटा राजा होता है जो कोई अच्छा काम नहीं किया हो, जिसने कोई अच्छे काम नहीं किया हो, ना कोई लड़ाई की हो, शांत माहौल का, उनके बारे में हिस्ट्री में कभी भी कुछ लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इनके बीच में छोटे मोटे राजा आए थे, लेकिन वो आपके लेवल के नहीं हैं, उनको ना ही वो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए सीधा ही नंबर 4 आ जाता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। 414 455 तक ये रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय इसी का पुत्र था, ठीक है, सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड बात, कुमारगुप्त कोई नाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां से जितने मैं ये टिक कर रहा हूं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा आपसे बीच में, इसी से 1 के 2 के सबके पूछ लेगा, ठीक है। और एक जो ये टाइटल है, यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। जितनी भी उपाधियां हैं वेरी इंपॉर्टेंट है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो आप लिखोगे चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। वैसे ही पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। एक बात बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, नॉलेज के लिए बता देता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर पड़ती है। कुमारगुप्त हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय जो एक नंबर का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसका संस्थापक या फाउंडर कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को ही माना जाता है। बड़ी बात है ये, ठीक है। और फिर बात है उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। और सौराष्ट्र की बात बताता हूँ, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में। और पहले के नाम थे, अभी ऐसे कोई नाम नहीं है, लेकिन पहले के नाम थे। बंगाल तो अभी भी है खैर। तो सौराष्ट्र गुजरात से लेके बंगाल तक इसका एम्पायर एक्सपेंडेड था, यानी कि साम्राज्य फैला हुआ था, विस्तृत था। नेक्स्ट राजा आता है स्कंदगुप्त। ये 455 से लेके 467 ईस्वी तक, यानी कि 455 से 467 तक एडी तक ये रहा। पहली बात ये, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में अलग से। और वैसे बड़ा आंसर जब लिखते हो तब तो ये मेरा वाला आंसर आपके लिए सटीक है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभिलेख याद करना है। जूनागढ़ रिकॉर्ड, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट, जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिपेयरिंग करवाना। जैसे कोई मकान ढह गया या फिर खंडर बन गया तो उनका फिर से रिवोल्यूशन कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवाना, तैयारी करवाना जीर्णोद्धार कहलाता है। ये किसने, कि चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन नाम की झील बनाई थी, उस झील को इसने फिर से तैयार करवाया स्कंदगुप्त ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है कि किस अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, या किस अभिलेख में सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाने का अभिलेख मिलता है, किसके द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा। ये किसने करवाया जीर्णोद्धार, तो आप क्या लिखेंगे, स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया। किससे जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा। किस झील का, सुदर्शन झील का। 2-3 बातें हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स दैट स्कंदगुप्त, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है, स्कंदगुप्त रिनोवेटेड का मतलब फिर से तैयार करवाना, द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ट बाय मौर्यन रूलर्स, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, आगे लिख सकते हो मौर्यन रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लास्ट लाइन और लिखिए, वैसे आप चाहो तो लिख लेना कि सिंहासन, वैसे मेन बात तो यही इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो चाहो तो। सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छु के रूप में कुख्यात होणों से जूझना पड़ा। मैंने कहा था शक और नीचे पढ़ेंगे अपन होण, तो ये वही वाली बात है। स्कंदगुप्त हैड टू कन्फ्रंट फ्रॉम मलेच्छ होण, यानी कि इनसे क्या हुआ कि ये जो मलेच्छियों के रूप का मतलब होता है जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं। मलेच्छु का मतलब जो विदेशी होते हैं, हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं होते,
मलेच्छ उस भाषा की वर्डिंग है ये। मलेच्छों के रूप में कुख्यात जाति आई थी हूण। हूण एक जाति है शक की तरह, इससे इसको जूझना पड़ा था क्योंकि ये सिंहासन में जैसे ही बैठा था हूणों ने इसको बहुत परेशान किया था। चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो। ये 5 राजा कंप्लीट, ठीक है। अगर राजा पूछे इतना सा, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने सांस्कृतिक उपलब्धि यानी कि कल्चरल अचीवमेंट भी पूछा है गुप्त का, वो भी अपन लिखेंगे। और इसके बाद में एक पॉइंट और रह जाएगा, वो है इसकी जो सामाजिक, समाज कैसा था, ठीक है, सोसाइटी, वो भी इसी में पढ़ना है। फिर उसके बाद में गुप्त वंश आपका फिनिश हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। अभी इसके बारे में लिखूंगा, अभी तो एक लाइन लिखी, स्पेस कम था। गुप्त डायनेस्टी हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस कल्चरल हिस्ट्री की, वो अपन अभी लिख लेते हैं। इनको आप जब तक अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गुप्त रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। बहुत बड़ी बात है कि गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे। जो वेदों को मानते हैं वो हमेशा संस्कारी लोग होते हैं, तो ये अच्छे लोग थे क्योंकि गुप्त, वरना तो पहले के शासक तो इतने मतलब कहते हैं कि ईगो में रहते थे कि वो कोई बातें मानते नहीं थे। लेकिन ये लोग वैदिक रिलीजन को मानने वाले लोग थे, वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे। फिर अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में चीनी यात्री आया था फाहियान, ये भारत आया था। तो ये एक बड़ी बात है। देखो अगर कोई बाहर का, क्योंकि ये एक विदेश यात्री था और ये सर्च करता रहता था, तो ये चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया, और इंडिया का ब्रैकेट में भारत, मतलब उस टाइम में भारत नाम था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो ऐसा मानना जाता है कि अगर कोई आपके शासक के टाइम पर, राजा के टाइम पर कोई विदेशी यात्री अगर उसके पास आता है, बात करने आता है, मिलने आता है, इसका मतलब वो राजा पक्का अच्छा राजा है, वरना राजा तो किसी को घुसने नहीं देते। तो ये भी एक सांस्कृतिक उपलब्धि थी। और राजकाज की जो भाषा थी, राजकाज की मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे वो संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत हमारी कल्चर को, हमारी सभ्यता को बचा के रखती है, वो संस्कृत है। ये बड़ी बात थी, संस्कृत वॉज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको तो आपको याद करना, क्या रटना, रट के घोटना पड़ेगा, पक्का रटना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और वैसे भी बहुत काम का है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन खूब आ सकते हैं। ध्यान से सुनो कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक और रघुवंशम महाकाव्य, इनके रचयिता थे कालिदास। पूरी बात सुनो, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक और रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता का मतलब लिखने वाले कौन थे? कालिदास थे। कालिदास द कंपोजर ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम। हो गया याद। सेकंड, मरीचकट्टिकम। मरीचकट्टिकम नाटक के लेखक थे शूद्रक, ठीक है। मरीचकट्टिकम, वहां से शूद्रक द राइटर ऑफ द प्ले मरीचकट्टिकम। फिर मुद्रा राक्षक, इस नाटक के लेखक थे विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त द राइटर ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। फिर सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। मतलब ये इतनी सारी बातें, इतने सारे लेख, इतने सारे ग्रंथ, इतनी सारी किताबें इस गुप्त काल के टाइम पर हुई थी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी राजा के या किसी साम्राज्य के दौरान अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ, इतने अच्छे अच्छे किताबें लिखी जाती हैं, तो इसका मतलब वो टाइम पीरियड, वो साम्राज्य बहुत अच्छा रहा होगा, तभी तो ऐसा काम हुआ। वरना कहाँ होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब होते हैं, राजा की बुराइयां होती हैं, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें, अभी नीचे आर्यभट्ट भी आएगा। तो मतलब गुप्त साम्राज्य एक बहुत ज़बरदस्त साम्राज्य था जिसमें इतनी संस्कृति, हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। ये बात अपन को यहाँ से सीखने को मिलती है। क्या क्या कि अभिज्ञान शकुंतलम उसी टाइम पर आया, रघुवंशम ये दोनों कालिदास ने उसी टाइम पर लिखे, मरीचकट्टिकम नाटक और क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस नाटक, विशाख दत्त ये के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, मरीचकट्टिकम क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया। और एक विख्यात कोशकार थे, कोशकार का मतलब होता है अमर सिंह नाम के, कोशकार का मतलब होता है एक तरीके से वो डिक्शनरी वाला, मतलब जो शब्दकोश होते हैं ना, जैसे कोई मुश्किल शब्द होते हैं उनका हिंदी में अनुवाद करना, उनका संस्कृत में अनुवाद करना, वो करने वाले थे अमर सिंह। ये भी गुप्त काल में इतने सारे, ये पॉइंट हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिखना आपको। कोशकार अमर सिंह वर ऑल प्रेजेंट इन गुप्त, ये सारे के सारे गुप्त टाइम पीरियड के अंदर भी हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। फिर एक पॉइंट और है कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में आर्यभट्ट हुए, वराह मिहिर हुए,
ब्रह्मगुप्त हुए। इसने गणित तीनों ने, जैसे आर्यभट्ट ने गणित के अंदर आपको बताइए, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान का मतलब जो ज्योतिष वगैरह होते हैं ना, वो उनके बारे में नॉलेज करवाया, का विकास मतलब गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। यानी कि ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्त significantly contributed in the development of मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, ज़्यादा याद ना रहे तो आर्यभट्ट को तो सबको याद है ना, गणित के बारे में आर्यभट्ट ने बहुत बड़ी देन है हमारे को, ठीक है, जीरो का आविष्कार किया। फिर है इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अवधि के दौरान, किस काल के दौरान, किस टाइम, किस पीरियड के दौरान दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, तो वो था गुप्त डायनेस्टी के दौरान या गुप्त एम्पायर के दौरान या गुप्त साम्राज्य के दौरान। तो द डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन थर्ड पीरियड, ये दिस पीरियड। अगला है उस काल की वास्तुकला, चित्रकला, अजंता गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ, नालंदा का 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, बहुत ज़बरदस्त फेमस। एक बात बताऊं आपको, आपने देखा होगा उस टाइम की वास्तुकला, चित्रकला, अजंता की गुफाएं, और दिल्ली में एक लोहा स्तंभ बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोहा स्तंभ लोहा है, लोहे का है, फिर भी जंग क्यों नहीं लगा? तो उस जो एविडेंस बताता हूँ अभी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, अजंता केव्स, आयरन पिलर एट दिल्ली, द 80 फीट टॉल कॉपर स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा इन नालंदा एक्सेट्रा। तो ये सब अभी भी इनके फेमस बने हुए वैसे के वैसे। तो ये जो 80 फुट की ऊंची, चलो तांबे की मूर्ति है, चलो जंग नहीं मारा, लेकिन लोहा स्तंभ पे अभी भी जंग नहीं आया। इसके अंदर आपने कभी सोचा क्या, लोहे का होते भी अपनी कोई चीज़ लोहे की ना, उस पर कोई पेंट करते हैं, जैसा है वैसा ही पड़ा है। तो इसको भी सोचो कि किस लेवल का वो लोहा होता होगा। लोहा तो वही है, लेकिन इस लोहे स्तंभ में एक स्टोरी है कि लोहे स्तंभ के अंदर उस टाइम पर उन्होंने भी तांबे, जस्ते और इनको लोहे को मिला के, मिश्र धातु को मिला के उसके ऊपर लेप किया हुआ है, उसके ऊपर लेप किया हुआ है, पॉलिश की हुई है। और आपको पता है जैसे कीलें वगैरह होती है ना, जो नुकीली कीलें होती है, दुकानदार सैंपल जब लेके आते हैं, उनके ऊपर भी लेप किया हुआ रहता है ताकि वो वहाँ पर जंग नहीं मारती। वैसे ही उस पर इतना मजबूती से उस टाइम पर पेंट करना, उस टाइम पर उसके ऊपर लेप चढ़ाना, ये बहुत बड़ी एक साइंस वाली बात थी। तो सोचो उस टाइम की हर चीज़ ये कितनी फेमस थी। तो ये चीज़ें आपको लिखी आनी है। मैंने टॉप लेवल के पॉइंट आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, इनको अच्छे से लर्न करना। इजी पॉइंट है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब एक लास्ट पॉइंट, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ऐड करना है आंसर में, सोसाइटी इन द गुप्त पीरियड, ठीक है, यानी कि गुप्तकालीन समाज कैसा था। ये लास्ट होगा गुप्तकालीन समाज, फिर गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। ये भी आपको याद करना है। तो इसको मैं इजीली, मैंने 4-5 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। पहले बात बता दूं कि गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों, ब्राह्मण जो कि सबसे बड़े थे, उच्च माने जाते थे, फिर क्षत्रिय 2 नंबर पे आते थे, नंबर 3 पे वैश्य और नंबर 4 पे शूद्र में विभक्त था। सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। पूरी बात सुनो। जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको पंडित जिन्हें बोलते हैं, वो सबसे ऊपर माने जाते थे। ब्राह्मणों का काम फिक्स था पढ़ाई लिखाई करना। पूरी बात समझ रहे हो, ताकि ये अगर पढ़ेंगे तो ये राजाओं के बारे में लिखेंगे। ब्राह्मण क्या करेगा, राजा के बारे में कि राजा कैसा था, राजा ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने युद्ध करे, ये सब बातें, कौन कौन से जीते कौन से हारे। तो इसलिए ब्राह्मणों का काम सिर्फ पढ़ाना, हवन करना, ये सब बातें, होम वगैरह कराना। समझ गए। क्षत्रिय ये होते थे लड़ाई झगड़े करने वाले, कि जैसे किसी भी अलग राजा से भाई लड़ाई होगी तो सैनिक चाहिए, तो क्षत्रिय समाज सैनिकों का होता था। वैश्य, इसमें सारी जातियां, जैसे कि ये किसान वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे। और क्षुद्र जो नीची जाति के लोग होते थे, बहुत सारे काम होते हैं। समझ गए। ये 4 वर्गों में समाज को बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता था, इस बात को दिमाग में फिट करना। और एक बात, हालांकि लिखना इतना ही आपको, वो तो समझने वाली बात है। फिर एक बात और बता दूं कि इतना सब होने के बावजूद भी जो जाति सिस्टम था ना, वो जन्म आधारित था, कर्म आधारित नहीं था। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि शूद्र अगर कोई है तो सैनिक नहीं बन सकता, सैनिक बन सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर वो शूद्र मतलब नीची जाति में अगर जन्म लिया है
तो वो क्षुद्र ही बनेगा, वो कभी भी वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण के ग्रुप में नहीं आ सकता, उसका काम फिक्स कर दिया चाहे वो। तो इसका मतलब, हालांकि थोड़ी गलत बात थी कि वर्णों का आधार गुण और क्रम में होकर जन्म था, जन्म आधारित एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। बाई सपोज सैनिक कौन बनता है, जो हट्टा कट्टा होता है और जो वाकई तलवारबाजी वगैरह सब जानता है, तो क्या इनके नहीं जानते थे क्या? सब जानते थे, लेकिन क्षत्रिय ही सिर्फ ये काम किया, ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब तलवारबाजी वगैरह नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं था कि अगर जिसने ब्राह्मण में जन्म लिया उससे ब्राह्मण काम करेगा, वो कभी भी तलवारबाजी नहीं करेगा, कभी भी ये काम नहीं करेगा। समझ गए? तो ये एक बड़ी बात थोड़ी गलत थी लेकिन ठीक थी। है जो है वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये लाइन है ना, इससे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान, अभी क्या है, अभी जन्म आधारित नहीं है, कोई भी सैनिक बन सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी राजा मतलब क्या नाम उसका, कोई एमपी बन सकता है, कोई एमएलए बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। जाति आधारित अभी नहीं है। समझ गए? अभी समाज अच्छा है, पढ़ लिख गया। वापस अपन बात करते हैं गुप्तकालीन की। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, स्त्रियों की रिस्पेक्ट होती थी। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति जरूरी मानी जाती थी। पूरी बात सुनो। उस टाइम पर वुमेन हैड इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। वुमेन मतलब महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, मतलब उनकी रेस्पेक्ट इज्जत की जाती थी बहुत ज़्यादा। और जो भी धार्मिक, जैसे अपन कोई घर में कोई होम हवन करवाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर पति के साथ में पत्नी का होना कंपलसरी था। जो भी कोई धार्मिक काम होगा, इन रिलीजियस एक्टिविटीज द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलोंग विद द हस्बैंड वाज मैंडेटरी, वो जरूरी था। तो एक अच्छी बात है इसका होना का, इस होने से ये पता चलता है कि महिलाओं की इज्जत की जाती थी। ठीक है, फिर एक बड़ी चीज है, स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, मतलब महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी। वुमेन वर एजुकेटेड, बड़ी बात है। पर्दा प्रथा नहीं थी, ये बड़ी बात है, वरना पहले राजाओं के सिस्टम हम देखा होगा, पर्दा प्रथा होती थी, महिलाएं बाहर जाएगी तो पूरा पर्दा मतलब अपने आप को कवर करके निकलेगी। उस टाइम पर पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी कि वेल यानी कि पर्दा, एक ही बात, दोनों वर्ड लिख सकते हो इंग्लिश वाले स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पर्दा सिस्टम वॉज नॉट प्रिविलेंट, नहीं चलता था। और फिर स्वयंवर की प्रथा विद्यमान थी। स्वयंवर प्रथा का मतलब बहुत सारे एक लड़की के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते थे कि वो अपना वर चुन सकती है, जैसे 7-8 लड़कों में से कोई एक लड़का। समझ गए? तो स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी, अब नहीं है। तो ये लिखेंगे अपन, इन केस ऑफ नॉट हैविंग, अच्छा वो लिखा नहीं मैंने, वो भी लिख देता हूँ एक लाइन। वो लाइन ये है, द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज देयर, द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज देयर। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, हाँ, पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। जैसे जिसके बेटा नहीं हुआ तो अब उसकी जो संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर हक किसका होगा? सबसे पहला हक वाइफ का होगा, मतलब उसकी पत्नी का होगा। हाँ, अगर वो चाहे तो अपनी बेटियों के नाम या फिर वो किसी के नाम कर सकती है, किसी अदर के नाम। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। नॉट हैविंग ए सन द वाइफ हैड, इन केस ऑफ, हाँ वहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट, द इन केस ऑफ नॉट हैविंग ए सन द वाइफ हैड द प्राइमरी राइट टू हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इन सोसाइटी के मैंने बहुत टॉप लेवल के आपके पॉइंट लिखे हैं। ये इस तरीके से अपना गुप्त जो साम्राज्य था, वेरी इंपॉर्टेंट, वो फिनिश होता है। अब एक लास्ट एक आपका एम्पायर और बच जाता है, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद में अब वर्धन डायनेस्टी, यानी कि इसका दूसरा नाम पुष्यभूति डायनेस्टी भी है, यानी कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। फिर बता दूं, जो नोट्स लिखवाए हैं उनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बेहुदा अगर पढ़ने की कोशिश करती, ये हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। इतिहास का मतलब समझते हो, जिसका कोई एंड नहीं होता, लेकिन खास खास पॉइंट सिलेक्टेड सारी बातें अपन लिख ली, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, यही तो बात है। इसको अच्छे से पढ़ना और नोट साथ के साथ बनाना है। अब देखो, इस वंश की बात करें जो आपके कोर्स में, बाकी सारे वंश वगैरह सब हटा दिए गए हैं, इसके साथ ही आपका 5 नंबर टॉपिक पूरा भी हो जाएगा। तो ये वर्धन डायनेस्टी क्या कहती है? इस वंश में देखो 3 राजा हुए बेसिकली। पहला प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, 3 राजा हो गए। कौन कौन से? 3 किंग्स वर बॉर्न इन दिस डायनेस्टी, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। बस पहला राजा प्रभाकर वर्धन बना, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कोई एक आध हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाकी तो कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ से। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, सिंहासन में उसका बेटा राज्यवर्धन बैठा, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन हिज एल्डर सन राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन। उसके बाद में उसका छोटा भाई
हर्षवर्धन 606 से 647 तक शासक बना। ठीक है, किसके बाद में? राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन, वह रहा 606 से 647 तक। बस हर्षवर्धन से क्वेश्चन आएगा। अब हर्षवर्धन का ये बात है कि एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि हर्षवर्धन की जो साम्राज्य की राजधानी थी वो कन्नौज थी। ठीक है, पूरी बात बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, बताऊंगा फिर कि कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी या पूरे साम्राज्य की राजधानी कैपिटल कन्नौज थी। ठीक है, और हर्षवर्धन के ना, हर्षवर्धन निसंतान था, मतलब उसके कोई बेटा बेटी कोई नहीं था। ठीक है, यानी कि ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, सो पुष्यभूति डायनेस्टी एंडेड विथ हिज डिमाइज, यानी कि इसके कोई बेटा बेटी तो था नहीं, संतान थी नहीं, तो इसकी जैसे ही मृत्यु हो गई पूरा वंश खत्म, भाई डायनेस्टी खत्म हो गई, लास्ट का राजा था और संतान इसके थी नहीं। तो इसके बाद में पुष्यभूति वंश बोल दो चाहे वर्धन वंश बोल दो, बात एक ही है, वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी का अंत हो गया, एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद में हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी, पदवी धारण करी। ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, हर्षवर्धन की टाइटल का नाम बताओ, हर्षवर्धन की पदवी का नाम बताओ, हर्षवर्धन की उपाधि का नाम बताओ, पदवी, नॉट पत्नी, पदवी। ठीक है, तो हर्षवर्धन टुक द टाइटल महाराजा धीराज। फिर ये शिव का उपासक था और सूर्य की उपासना करता था। ठीक है, ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा एंड द सन गॉड, सूर्य की प्रार्थना करता था। अब एक बात ये अच्छी है इसकी कि यहाँ से क्वेश्चन आए अगर सांस्कृतिक का, कि हर्षवर्धन की सांस्कृतिक कोई एक दो बातें बताओ कल्चरल, तो देखो ये था कि प्रति 5वें वर्ष है ना प्रयाग में जाता था, प्रयाग, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पर गंगा और यमुना के संगम पर, गंगा यमुना संगम का मतलब होता है जहाँ पर गंगा और यमुना आपस में आके मिलती है, संगम का मतलब आपस में मिलती है, वहाँ पर एक महोत्सव करवाता था, बड़ा फेस्टिवल करवाता था। किसके लिए? जितने भी कोई पंडित है, कोई गरीब आएंगे उसको दान करने के लिए, है ना, सांस्कृतिक एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक गतिविधियां ये कि गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करवाता था और वहाँ पर दान आदि करता था। ये बात आपको लिखनी है। हर 5 साल बाद, once in every 5 years he used to organize a large ceremony at the confluence of rivers गंगा एंड यमुना। कॉन्फ्लुएंस का मतलब जहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में आके मिलती है। परफॉर्म्ड चैरिटी एंड अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते थे, पब्लिक के जन कल्याण के लिए होते थे। और लास्ट बात ये लिख देना कि चीनी यात्री हैंसांग, वो फायान था, ये हैंसांग है, दूसरा चीनी यात्री है। क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये पक्का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी यात्री फायान और ये है हैंसांग। हैंसांग चीनी यात्री जो हैंसांग है वो किस राजा के टाइम पर आया? तो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। और इसने छठे महोत्सव, जो ये महोत्सव करवाता है ना ऐसे वाले, ये ऐसे जो सेरेमनी करवाता है उसकी छठी सेरेमनी में, छठे महोत्सव में ये शामिल हुआ था हैंसांग, यानी द चाइनीज ट्रेवलर हैंसांग, ऑल 80 साइलेंट है, ऑल्सो अटेंडेड द 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड। ठीक है, इस राजा के इसके अंदर शामिल हुआ था। ठीक है, छठी सेरेमनी के अंदर। तो इस तरीके से ओवरऑल जो ये 5 नंबर का चैप्टर था, अपने नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जिस स्टूडेंट ने अपने सारे वीडियो देखे हैं, 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया। हालांकि पहला वीडियो महाजनपद का है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी 3 वीडियो मैंने 1 2 3 लिख दिया, महाजनपद वाले में 1 2 3 नहीं लिखा, उसको अलग ही रखा है। 1 2 3 3 वीडियो आपको देखना है और 5 में से 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके।